दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है और इसे कंपनियां कैसे यूज करती हैं और ये काम कैसे करता है। और फाइनली इसमें आपको कब पार्टिसिपेट करना चाहिए और कब इससे दूर रहना चाहिए। तो ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल, जो भी कोई शेयर होल्डर होता है अगर वो अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है पब्लिक में, तो वो उसका ओएफएस लाता है। तो ओएफएस एक तरीका है अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करने का। और वाया स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज को यूज करके जैसे एनएसई या बीएसई के प्लेटफॉर्म को यूज करके प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल करते हैं पब्लिक को। और ये शेयर्स सेल करते हैं। तो शेयर्स सेल करने का रीजन क्या होता है? देखिए दोस्तों, रीजन जो है वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि जो सेबी का रूल है वो 25% जो होल्डिंग होनी चाहिए वो रिटेल के पास होनी चाहिए, और 75% ऑनर जो है वो मैक्सिमम 75% होल्डिंग रख सकता है। तो 75% से ज़्यादा ऑनर की होल्डिंग नहीं हो सकती है। तो अगर ऑनर की होल्डिंग 90% या 95% है तो उसकी होल्डिंग रिड्यूस करने के लिए भी ओएफएस ऑनर लाता है। तो उस अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करने के लिए अप टू 75% उसे ओएफएस लाना पड़ेगा, और ओएफएस के जरिए अपने शेयर्स को सेल करना होगा, वो एनएसई या बीएसई के प्लेटफॉर्म पे। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि अगर जो प्रमोटर है या ऑनर है कंपनी का, वो अपने शेयर्स को ज़्यादा लिक्विडेट करना, मतलब अपने कंपनी के शेयर्स को ज़्यादा लिक्विडेट करना चाहता है ताकि उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा हो। वो चाहता है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को, मतलब 40% शेयर्स को पब्लिक में डालूं, तो उसके लिए भी वो ओएफएस ला सकता है। और 60% होल्डिंग खुद रख सकता है, 40% शेयर्स जो है वो पब्लिक को ओएफएस के जरिए सेल कर सकता है। तो इसके लिए भी ये आ सकता है ताकि उनके शेयरों में ज़्यादा ट्रेडिंग हो, और ज़्यादा ट्रेडिंग से उनके शेयर, उनके कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये हो गया कि अगर उनकी होल्डिंग लिए, तो अगर सेबी का जो रूल है वो तो फॉलो करना ही करना है। तो ये बेसिकली रूल्स हैं जिनके लिए उन्हें ओएफएस लाना पड़ता है। और ओएफएस काम कैसे करता है? तो देखिए, जब भी कोई प्रमोटर अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है ओएफएस के जरिए, तो वो 1 या 2 दिन का टाइम होता है कि जिसके लिए ये ऑफर ओपन होता है। और इस जो शेयर के जो प्राइस होते हैं वो मिनिमम होते हैं, जिसे हम फ्लोर प्राइस कहते हैं। तो उस फ्लोर प्राइस पे आपको शेयर की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि वो मिनिमम प्राइस है, आपको जो इसकी बिडिंग रखनी है वो मिनिमम या उससे थोड़ा सा ऊपर आप रख दीजिए। अगर 200 रुपये का शेयर प्राइस है, आप 205 का डालेंगे, तो अगर आपका वो 205 के प्राइस में अगर आपका बिड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, तो आपको वो शेयर्स एलोकेट हो जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि देखिए, ये इसमें ओएफएस में आपको कब पार्टिसिपेट करना चाहिए और कब इससे दूर रहना चाहिए। जब भी कोई कंपनी अपना ओएफएस लेके आती है, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि कंपनी ये ओएफएस ला क्यों रही है। अगर कंपनी के लाने का रीजन ये है कि कंपनी अपने जो प्रमोटर है वो अपने स्टेक होल्डर को 75% तक की लिमिट में रखना चाहते हैं, और ये रीजन है, तब तो ये बहुत अच्छा है। अगर वो सेबी के रूल को फॉलो कर रहे हैं और सेबी के रूल को फॉलो करते हुए 75% की लिमिट रखना चाहते हैं, उनकी पहले होल्डिंग ज़्यादा थी, तो ये एक अच्छा रूल है, ये एक अच्छा रीजन है। तो इस रीजन के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी में ग्रोथ है, में ग्रोथ के चांसेस हैं और कंपनी अच्छा कर रही है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपको कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं और उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, और प्रमोटर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने शेयर्स को एकाएक शेयर सेल कर रहा है, तो फिर उस केस में आपको उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। और अगर कंपनी का आउटलुक आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके ओएफएस में पार्टिसिपेशन से आपको दूर रहना चाहिए, उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा और आपको ये इसमें काफ़ी जानकारी मिली होगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिखिए और उसके आंसर्स आपको मिलेंगे।